नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा पांडे और आज हमारे साथ हैं श्याम ग्रुप के मालिक, अग्रहरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक व्यवसायिक और बीजेपी के नेता विदुप अग्रहरी जी, जिनसे आज हम राजनीतिक पे कुछ रोचक चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो में। धन्यवाद आकांक्षा जी। सर, सबसे पहले तो आप अग्रहरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। तो उस पे ही मेरा सवाल है कि आप अग्रहरी समाज की राजनीति में भागीदारी की बात करते हैं, तो क्या वैश्य समाज की राजनीति में भागीदारी कम है? नहीं, वैश्य समाज की में राजनीति की भागीदारी जो है वो है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और चूंकि हम अग्रहरी समाज से हैं तो सबसे पहले तो हम अग्रहरी समाज की बात करेंगे। हर आदमी अगर अपने अपने समाज की बात करता है उसी तरह से हम भी पहले अपने अपने समाज की बात करेंगे। तो अग्रहरी समाज की भागीदारी जो है वो होनी चाहिए, वो नहीं के बराबर है। अच्छा सर, अग्रहरी समाज के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष बनने के बाद कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं? अध्यक्ष होने के बाद पूरे समाज की सारी सामाजिक प्रतिष्ठा जी और समाज के सेवा से संबंधित सारी जिम्मेदारियां वो हम अपने ऊपर लेते ही हैं। सर, आप अग्रहरी समाज को किस एक दल के लिए वोट करने के लिए गाइडलाइन तैयार किए हैं या करना चाहेंगे? देखिए, हम अभी फिलहाल गाइडलाइन इसलिए नहीं तैयार है कि अभी किसी भी दल ने जी अग्रहरी समाज को जो समर्थन देना चाहिए अभी किसी भी दल ने नहीं दिया है। अच्छा, तो अब पहले देखते हैं कि कौन सा दल जो है अग्रहरी समाज को प्राथमिकता देता है। जी। जो देगा अग्रहरी समाज उसके ऊपर विचार करेगा। अच्छा, मतलब कि आप पहले देखेंगे कि कौन दल आपके फेवर में है, उसके बाद आप गाइडलाइन जारी करेंगे उनके लिए। बात है। जी सर, हम राजनीति पे आए उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि अग्रहरी समाज के लिए आज क्या समस्याएं हैं? अग्रहरी समाज के लिए सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में अग्रहरी समाज जो उपेक्षित है। उपेक्षित मतलब कि उसको रिकग्निशन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जी। जो कोई भी राजनीतिक दल या समाज उनको जो अभी कंसिडर नहीं कर रहा है, जबकि तादाद में अग्रहरी समाज पूरे देश में लगभग 70-80 लाख की आबादी में है। जी। और उत्तर प्रदेश में लगभग 30 से 35 लाख की आबादी उत्तर प्रदेश में है। और अग्रहरियों को वो तवज्जो नहीं दी जाती है जो मिलनी चाहिए, जो अन्य जातियों को, बिरादरियों को मिल रही है। सर, आप बीजेपी नेता भी हैं, तो 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ सकती है? देखिए, जो मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तो माननीय मोदी जी और योगी जी उत्तर प्रदेश में वो तो स्वयं सबको बताते चले जा रहे हैं। जी जी। और उसको जो है दोबारा रिपीट करना मेरे द्वारा वो सूरज को दिए दिखाने के बराबर है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो अपने मुद्दे हैं उन मुद्दों पे चुनाव वो लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को हमारी शुभकामनाएं। जी सर। सर, मुद्दों की बात करें तो महंगाई और बेरोजगारी ये अरसों पुराना मुद्दा है, अभी भी चल रहा है और शायद कंटिन्यू रहेगा ये। जी हाँ। तो सर, क्या इसका नुकसान बीजेपी को होता नहीं दिख रहा है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस किया है। जी सर। डायरेक्ट किसी को आप बेनिफिट ना इस तरीके से तो कभी वैसे तो मिलता नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रोजगार के तरीके सामने लाए जा रहे हैं, जिसमें कोई भी व्यवसायी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा उसमें भाग ले सकता है और अपने व्यापार को अच्छे ढंग से चला सकता है। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी नेता
दोनों के बाद प्रयागराज के जिला अध्यक्ष सपा की राजनीति कर रहे हैं जी। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जी वो स्वतंत्र है किसी भी दल से अपनी राजनीति करने का। जी मैं भारतीय जनता पार्टी में काशी क्षेत्र के व्यावसायिक प्रकोष्ठ का सह संयोजक हूँ। ये जिम्मेदारी भाजपा ने मुझे दे रखी है। ये जिम्मेदारी मुझे भाजपा से मिली है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो मुझे मेरे समाज के लोगों ने बनाया है। तो ये जिम्मेदारी मुझे समाज के लोगों से मिली है और समाज के लोगों ने श्री विजय गुप्ता जी को जिलाध्यक्ष बना करके रखा हुआ है जी। तो समाज के लिए जो समर्पित है वो किसी भी दल का हो, समाज की अगर सेवा कर रहा है तो उसको सम्मान मिल रहा है। सर, क्या वजह है कि बीजेपी बिना ध्रुवीकरण के अपनी राजनीति आगे नहीं कर पा रही है और क्या इसका डर 2022 के चुनाव में भी बना रहेगा? ध्रुवीकरण को आप जरा खोल करके बोलेंगे? सर, ध्रुवीकरण का मतलब हिंदू मुस्लिम के मुद्दे उठाना, मंदिर मस्जिद के मुद्दे उठाना, इन सब पे बात करना। देखिए, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं उठाए और न ही मंदिर मस्जिद के मुद्दे उठाए। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू उत्थान की बात की है। इसको लोगों ने हिंदू मुस्लिम का नाम दे दिया। अच्छा। अगर कोई पार्टी अपने क्या बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी जी। ये हिंदुओं की अगर उत्थान की अगर बात की है तो मेरे ख्याल से ये कोई अपराध नहीं है। उत्थान की बात की है, किसी को खत्म करने की बात कभी नहीं की गई। जी जी। आज जबरदस्ती का आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को खत्म कर देना चाहती है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। कभी भी ना हमारे मोदी जी ने बात ये रखी, ना हमारे योगी जी ने ये बात रखी, किसी ने ये बात नहीं रखी और आगे हमें भी नहीं लगता कि कभी भी रखेंगे। जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे सन 2014 में, उन्होंने 125 करोड़ भारतीयों की बात की थी। तो जब 125 करोड़ भारतीयों की बात की थी तो उसमें सर्व धर्म के लोग थे। जी उन्होंने कभी भी किसी को खत्म करने की बात नहीं की थी। सर, अभी हाल ही में एक कानपुर में रेड पड़ी जहां पे इत्र व्यापारी के यहाँ काफी संख्या में सोना, पैसे बरामद हुए। सपा नेता का कहना है कि उसका कनेक्शन बीजेपी से है। इस पर क्या कहेंगे आप? सपा नेता का कहना है कि उसका कनेक्शन बीजेपी से है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो उसको साबित भी करें। मात्र कह देने से बात नहीं चलती है, उसको साबित भी करना पड़ेगा। आप साबित कर दीजिए। सर, अगर बात आपकी की जाए तो विद्युत अग्रहरी इस बारी किस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं? ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी मुझे इलाहाबाद से लेकर के चित्रकूट बांदा तक कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकती है। मैं सामाजिक रूप में इन तीनों जनपदों में सक्रिय हूँ। अच्छा सर, आप एक व्यापारी भी हैं जी। तो विधानसभा चुनाव अगर आप लड़ेंगे तो उसके लिए कुछ आपने अपने रोड मैप तैयार किया होगा अपने लिए, विधानसभा के लिए? जी हाँ। तो सर, उसके बारे में कुछ बताएं हमें। वो हमारी अपनी टीम है, पूरा हर चीज़ की टीम वर्क है और हम बूथ लेवल पे कैसे कैसे हम अपने मतदाताओं तक पहुंचेंगे, इसकी पूरी हम लोगों ने अपनी रूपरेखा तैयार कर रखी है और हम उसी पे काम करेंगे आगे चल करके। सर, कुछ योजनाएं भी आपने मतलब कि रेडी रखी होंगी? योजनाएं सबसे पहले तो जो हमारे अपने योजनाएं हैं वो आर्थिक उत्थान की होगी। जो बेरोजगारी है वो जो बेरोजगार बच्चे हैं इलाहाबाद, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है, यहाँ पे जो नई जनरेशन जो आ रही है, जो आसपास के ज़िलों से भी और जब या शहर के बच्चे जो पढ़ लिख करके जो तैयार हो रहे हैं, आज की तारीख में वो करें क्या? क्योंकि ये इलाहाबाद जो है वो लिटरेरी शहर है जी। और व्यापार यहाँ पे कम है, लिटरेचर ज़्यादा है।
एजुकेशन ज़्यादा है, तो पढ़ लिख तो लिए, लेकिन ये टैलेंट जो यहाँ पे तैयार हो रहा है अनफॉर्चुनेटली ड्रेन आउट हो जा रहा है। मैं ड्रेन आउट वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, जो काबिल बन रहे हैं, काबिलियत जो उनमें पैदा की जा रही है, उसका प्रयोग हमारे प्रयागराज में हो। जी सर, हमारा फोकस उसमें होगा, क्योंकि अगर ये बाहर चला जाता है तो हमारा शहर पिछड़ता है। ये पिछड़ना नहीं चाहिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा को फिर से आगे कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए आप देखते गए मनोज तिवारी टॉक शो। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि सरकार और विधायक आते ही अपने वादे भूल जाते हैं। चाहे विधायक विधायकी लड़ने के बाद विधायक बन जाए, और चाहे सरकार इलेक्शन से पहले कितना भी बोले, लेकिन वो फिर फील्ड में आते ही अपने वादे भूल जाते हैं। सर, ऐसा क्यों? ये इत्तेफाक की बात है, ये हमेशा नहीं होता है। सर, ऐसा हर सरकार में होता है। नहीं, ये जिसके जहाँ जहाँ कहीं पे भी होता है, हर सरकारों में होता होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता है, लेकिन जहाँ कहीं पे भी होता है ये इत्तेफाकन होता है। सर, ऐसा कैसा है इत्तेफाक कि अपने वादे किए और फिर भूल गए? नहीं, वादे करके कोई नहीं भूलता है। आप जो वादे करते हैं और जो वादे को पूरा करना चाहते हैं और कई दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कतें नेता जो है वो किसी के सामने नहीं रख पाते हैं। पार्टी के सामने भी नहीं रख पा रहे हैं और जनता के सामने भी नहीं रख पा रहे हैं, वो जो उनकी अपनी दिक्कतें हैं। तो सर, मतलब कि जनता को तो यही लगता है कि नेता ने लगता है, और लगना चाहिए भी जी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए भी, क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट करके उनको उस अवधि पे रखा है। जो उनको बताया गया उससे उनकी उम्मीदें जगी, और उम्मीदों पे उनको लगता है कि जैसे पानी फिर रहा है। तो मैं जनता को भी अपनी जगह सही मानूंगा, नेता को भी अपनी जगह सही मानूंगा। सर, कहा जाता है कि जीएसटी और नोटबंदी का सबसे ज्यादा नुकसान व्यापारियों ने झेला। तो सर, इसमें क्या बदलाव होने चाहिए थे? देखिए, जीएसटी बहुत अच्छा सिस्टम है जी, लेकिन थोड़ा सा घुमावदार है। इसका थोड़ा सा सरलीकरण होना चाहिए। अच्छा। नोटबंदी एक वन टाइम प्रोजेक्ट था, नाउ दैट इज ओवर। जीएसटी कंटिन्यू मोड में है और ये हमेशा रहेगा, और इसको और सिंप्लीफाई होना चाहिए जी। और इसमें क्या बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वित्त मंत्रालय इसके लिए प्रयासरत है। सर, सिंप्लीफिकेशन इन व्हाट सेंस? Simplification in what sense? Like too much of paperwork. Okay. Too much of paperwork. This should be reduced. क्रॉस चेकिंग्स तो लगाए गए हैं और बिना उसके जो गलत कार्य हैं वो रुकेंगे भी नहीं। तो वो जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन और उसको सिंप्लीफाई होना चाहिए। सर, एक व्यापारी के रूप में आपकी क्या सरकार से ये मांग नहीं होनी चाहिए कि व्यापारी आयोग का संगठन बनाया जाए? कुछ व्यापारी आयोग का संगठन भी बनना चाहिए। व्यापारियों को उनके इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से इंश्योर्ड भी होना चाहिए। सरकार की तरफ से ये फैसिलिटी आनी चाहिए जी। हर वर्ग को इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिलती है, व्यापारियों को नहीं मिलती है, मिलनी चाहिए। तो आप ये मांग करते हैं सरकार बिल्कुल से? करते हैं। मैंने कई मुद्दों पे, कई प्लेटफॉर्म से ये इस मुद्दे को रखा भी है। अच्छा सर, आपको लगता है कि 2017 की तरह 2022 में भी बीजेपी अपना परचम लहरा पाएगी? बिल्कुल, अवश्य। अच्छा, तो सर अगर आप विधायक बनते हैं तो आपका पहला कदम क्या होगा जनता के लिए? सबसे पहले तो जनता के बीच बने रहना होगा। जो अभी आपने पहले शिकायत की ना कि लोग भूल जाते हैं, जी सर, दिखना बंद कर देते हैं, मैं इसमें अपवाद साबित होने की कोशिश करूंगा और जनता के बीच रह करके
जनता के बीच बने रहने का प्रयास करूंगा, लोगों को सुलभ रहूंगा लोगों के लिए। जी सर, एट लास्ट आप जनता को और व्यापारी समाज को अपना एक कुछ मैसेज क्या देना चाहेंगे? सन 2022 आने वाला है जी, और नए वर्ष की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, और सन 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आने वाला है। मतदान अवश्य करें। मतदान से लोग अपना कई वर्ग जो है अपने आप को अलग रखता है, अलग न रखें। मतदान अवश्य करें और अच्छा नेता चुनें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टॉक शो में पार्ट करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना, एक बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ, शुभकामनाओं के साथ विद्युत अग्रहरी जी ने बताया कि वो विधानसभा चुनाव में विधायक बनने के बाद अपने लोगों के लिए क्या फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाएंगे, व्यापारियों के लिए क्या वो संगठन की मांग कर रहे हैं वो पूरी होगी। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हम आपको ऐसे ही नेताओं से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते गए मनोज वारी टॉक।